फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सीए इंटर सितंबर 2025 और जैन 26 के रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन काफ़ी मतलब पिछली जो हमने रिवीजन लिए थे सीए इंटर के, बहुत बच्चों ने सपोर्ट करा और बच्चों के सपोर्ट की वजह से ही आज हम इतनी आगे आ पाए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से वो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो, ताकि सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, और अगर आपको जीएसटी से थोड़ा सा भी डर लगता हो तो साहिल सर आपके लिए जीएसटी को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देंगे। वीडियो शुरू होने से पहले बिना लाइक करे वीडियो को मत देखना, और पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहला टॉपिक है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। थ्योरेटिकल टॉपिक है। पिछले जितने भी, अगर हम अपन लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स की बात करें तो एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। मिनिमम वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का और मैक्सिमम 4 से 5 मार्क्स। इससे ज़्यादा इस चैप्टर का वेटेज नहीं है, बट इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन बड़ा ही ईजी आता है। अभी मे 25 अटेम्प्ट की बात करें तो मे 25 अटेम्प्ट्स में इसका थ्योरी क्वेश्चन आना रह गया था। मतलब सर जी सितंबर में आने के चांसेस हैं। हाँ जी, सितंबर में आने के चांसेस हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यार, अपन बहुत धीरे धीरे चलेंगे ताकि अगर आपने क्लासेस नहीं भी करी है या किसी से भी क्लासेस करी है तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय टर्म टैक्स। देखो सर, यहाँ पे पापा जी हैं, आप सबके पापा जी। पापा जी या तो जॉब करेंगे या मुन्ना बिजनेस करेंगे। जॉब से पापा जी सैलरी कमा के आएंगे और उस सैलरी से घर खर्चा चलाएंगे। अब वैसे ही हमारी गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट को पूरा देश चलाना है 140 करोड़ लोगों का। अब ये जो 140 करोड़ लोगों का देश चलाना है, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए मोटा पैसा, मोटा गाड़ी, मोटी चेन। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, जो लोग इनकम कमा रहे हैं, जो लोग सैलरी कमा रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से एक इनकम का शेयर गवर्नमेंट ले लेती है टू रन द कंट्री। अब सर ये जो टैक्स है ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कमाया भी मैंने, लगा भी मेरे ऊपर, गवर्नमेंट लेगी भी मेरे से, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सर जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बाइंग दिस कैलकुलेटर फ्रॉम अ शॉप, then this calculator is priced at 1000 rupees. Now assuming GST rate of 18%, now this calculator will cost you 1180. Now you are the person that are paying 1180 to the shopkeeper, and shopkeeper will pay 180 rupees to the government of India. तो सर जी आपकी जेब से 1180 रुपए गए, इसमें से शॉपकीपर ने 180 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए। अब लॉजिकली एक बात बताओ, इनडायरेक्टली तो आपने ही टैक्स दिया, तो इसको बोला जाएगा कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सर लग तो आप पे रहा है, बट गवर्नमेंट ने हम जैसे सप्लायर को बोला है कि आप ये इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर से, कंज्यूमर से कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो। हमने बोला ठीक है, काम हो जाएगा। और जिसको पैसा देते हो आप, तो आपको बोला जाता है रेसिपिएंट, और जिसको पैसा मिला उसको बोला जाता है सप्लायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल जो हम क्लास में लेते हैं, जैसे लुई विटॉन की शर्ट आपको परचेस करनी है, तो लुई विटॉन की शर्ट साहिल सर को अच्छी लगी, 2000 प्लस जीएसटी, साहिल सर इज द रेसिपिएंट बिकॉज मैं पैसे दे रहा हूं और लुई विटॉन सप्लायर है, उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, लेविड एंड बॉर्न बाय पर्सन, लेविड ऑन अदर, बॉर्न बाय अदर। ये प्रोग्रेसिव होता है, ये रिग्रेसिव होता है। सर प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ते जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है, बिल गेट्स का बेटा आके भी साहिल सर से कोचिंग लेगा,
या किसी मिडिल क्लास का बेटा या किसी गरीब का बच्चा भी मेरे से कोचिंग लेगा तो जीएसटी का रेट तो फिक्स होगा। ऑल्दो मैं वैल्यू अलग अलग चार्ज कर सकता हूं, बट क्या जीएसटी का रेट बदलेगा? नहीं सर, जीएसटी का रेट नहीं बदलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर। सर इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स से कोई इन्फ्लेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। भला इनकम टैक्स बढ़ने से इन्फ्लेशन पे क्या फर्क? बट सर जैसे ही गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली देश में महंगाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि सर वो जो गुड्स और सर्विसेज है उसका रेट अब ज्यादा हो गया है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, एक्साइज और सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हुई। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय टर्म टैक्स? सर टैक्स मतलब पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी बर्डन मतलब फाइनेंशियल बर्डन, जो आपको पैसे में देना पड़ेगा। यहाँ पे बार्टर नहीं चलेगा, एक्सचेंज नहीं चलेगा। लेड अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी, या तो इंडिविजुअल को पे करना है या तो सर प्रॉपर्टी पे, जैसे कैपिटल गेन टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये सब प्रॉपर्टी के एवज में लगता है। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, और सर अ पेमेंट इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब कोई भी इंसान बिना एक्ट के, बिना पावर के टैक्स का पैसा नहीं ले सकता। और इसलिए एक आर्टिकल होता है सर, आर्टिकल 265। और ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल बस एक ही बात बोलता है, पता है क्या? कि गवर्नमेंट टैक्स का पैसा जब तक नहीं ले सकती जब तक गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। तो आर्टिकल 265, नो टैक्स शेल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन ऑथोरिटी ऑफ लॉ यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स। इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, फर्स्ट देयर शुड बी अ ऑथोरिटी ऑफ लॉ, देन देयर शुड बी अ कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसका मतलब है सर जीएसटी कलेक्ट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथोरिटी होगी, कोई आर्टिकल होगा। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल होगा जो हम क्लास के एंड में आपको बता देंगे कि आखिरकार वो कौन सा आर्टिकल। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन आइदर जुरिस्टिक और नेचुरल। जैसे मैं तो हो गया नेचुरल पर्सन, पर कोई मंदिर है, कोई ट्रस्ट है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ये सब जुरिस्टिक पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स सर इंसिडेंसेस पास्ड ऑन टिल इट रीच द कंज्यूमर। भाई मैन्युफैक्चरर बिल में जीएसटी लगाएगा, होलसेलर आगे जीएसटी लगा के रिटेलर को पास ऑन करेगा, रिटेलर और जीएसटी लगा के कंज्यूमर को पास ऑन करेगा, बस ऐसे चलता जाएगा। और ये कहां तक चलेगा? एंड कंज्यूमर तक चलेगा। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये देखो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, और यहाँ पे सारी दुनिया का बोझ हम ट्रांसफर करते हैं। तो दैट इज व्हाट यार इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब सर जी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम। जीएसटी आप सीए इंटर में पढ़ोगे, बट कस्टम ड्यूटी आप पढ़ोगे सीए फाइनल में। और डायरेक्ट टैक्स तो आप इनकम टैक्स पढ़ ही रहे हो। ठीक है, अब ये फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख लेना, कभी भूले भटके इन्होंने पूछ लिया तो। सर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो अगर आपको मालूम हो तो आपको मालूम है आईडीटी का रेवेन्यू एवरेज कितना होता है? ये देखो, जीएसटी रेवेन्यू फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2025, ओ हो 2,36,716 लाख करोड़। मतलब सर इतना पैसा, भाई बहुत पैसा। तो 2.37 लाख करोड़, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। और सर डायरेक्ट टैक्स का कितना है? तो डायरेक्ट टैक्स तो पूरे साल भर का रहता है। इनकम टैक्स कलेक्शन, ये देखो, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है 23-24 में
20 लाख करोड़, मतलब अगर आप डिवाइड करो 20 को 12 से तो कुछ नहीं 1.66, मतलब सर आईटीटी का कलेक्शन ज़्यादा होता है। हाँ भाई, आईटीटी का कलेक्शन ज़्यादा होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 50%। फिर दिस इज नॉट अ टैक्स ऑन इंडिविजुअल, दिस इज अ टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, मतलब ये टैक्स लगता है आपका गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, इसलिए इसको कमोडिटी टैक्सेशन का नाम भी बोला जाता है। और दिस इज लेवाइड ऑन द टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई, जो आगे जाके आप पढ़ोगे। सर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है, सिंपल सी बात है। तो बर्डन कैसे शिफ्ट होता है? सप्लायर को आप जो जीएसटी दे क्या है उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसा क्या मैकेनिज्म होता है जीएसटी का। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, राजा हमको जीएसटी का दर्द होता ही नहीं है, हम बच्चों से फीस लेते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लेते हैं और सरकार को जीएसटी दे देते हैं, तो क्या मुझे कोई दर्द हुआ? सर आपको काय का दर्द? तो नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्राइस ऑफ कमोडिटी में इंक्रीज हो जाती है। आपको भी लगता है कि सर की क्लास की फीस इतनी है और इसके अंदर जीएसटी शामिल है, ये तो कभी आपका ध्यान गया ही नहीं। इन्फ्लेशनरी, सर जी दिस इज इन्फ्लेशनरी, जैसे ही जीएसटी का रेट बढ़ेगा वैसे ही गुड्स और सर्विसेज का रेट बढ़ेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी। वाइडर टैक्स बेस, सर डायरेक्ट टैक्स का टैक्स बेस बहुत ही कम है, जो एक 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे वो इसके टैक्स बेस में आएगा। और इंडिया में ज्यादा लोग कमाते तो है नहीं, कमाते बट दिखाते तो नहीं है। बट सर जी आईडीटी ऐसा नहीं है, जब जब आप गुड्स खरीदोगे, जब जब आप सर्विस कंज्यूम करोगे, आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। एक छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा, वो भी अगर गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। फिर प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, सर ये क्या करते हैं ना, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होता है, सिन गुड्स रहता है, उसके ऊपर जीएसटी तो लगाते ही हैं, साथ साथ में एक और टैक्स लगा देते हैं, कंपनसेशन सेस। जैसे टबैको है ना, तो टबैको के ऊपर एक्साइज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, कंपनसेशन सेस भी लगता है। तो सर इससे लोग उसको कंज्यूम कम करेंगे, तो दैट्स वाई प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब है सर सबको सेम रेट ऑफ टैक्स देना है, यहाँ पे कोई गरीब और अमीर में कोई बाइफर्केशन नहीं है, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्सेस ऑलवेज सेम। फिर सर जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, अब इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सर ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटी बनाई थी और उस कमिटी का नाम था एफआरबीएम कमिटी। ये एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। उसके बाद क्या हुआ था सर, 2006 में जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब, वहां पे उन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी आएगा, बट जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से नहीं आया। 2014 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 2016 में 101 अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड। सितंबर में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। मार्च में 5 एक्ट के नाम बताए गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस। अप्रैल में एक्ट पास करें और फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ। बट जम्मू एंड कश्मीर ने 1 जुलाई को लॉन्च नहीं करा था, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च करा 8 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई 122nd अमेंडमेंट बिल है और 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कौन सी तारीख से आया वो बच्चे बच्चे को मालूम है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया और जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से आया। फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने वैट और जीएसटी लाया इन 1954। ठीक है, ईयर ध्यान रखना। अब सर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, अब ध्यान से समझना, मजा आएगा आपको। ठीक है, ये जो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी शानदार है और ये समझ में आ गया मतलब पूरा जीएसटी समझ में आया। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, भाई मैन्युफैक्चरर है, 1000 रुपए का इसने कुछ गुड्स बनाया, इसके ऊपर लगेगी भाई एक्साइज ड्यूटी 10%। अब 100 रुपए की एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगी, टोटल कितना हो गया 1100 रुपये। अब भाई ये कुछ
₹1100 इसने, ए ने किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। अब जब ए बी को बेचेगा तो करस्पॉन्डिंगली वैल्यू ऐड करेगा, तो इसने वैल्यू एडिशन करा ₹400 का, तो टोटल कितने का हो गया, ₹1500। अब इस 1500 के ऊपर वापस ने से क्या ऐड कर दिया, एक्साइज ड्यूटी ₹150 की, अब आ गया ₹1650। अब समझना प्रॉब्लम क्या है। सर जी ये 1100 तो ठीक है, 1100 पे ए ने बी को बेचा ₹400 और ₹150 की एक्साइज ड्यूटी। भाई ये जो ₹150 की एक्साइज ड्यूटी है ना, इसका अपने को पोस्टमार्टम करना है। डॉक्टर कैसे करता है पोस्टमार्टम, बिल्कुल चीट फाड़ कर देता है, बस आज अपने को इसका करना है। भाई ये जो ₹150 है ये 1500 पे लगा। अच्छा ये जो 1500 है इसके अंदर 1000 भी शामिल है, 100 भी शामिल है, 400 भी शामिल है। सर 1000 पे तो ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी लग चुकी है, तो अब तो वापस से एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो 1000 पे वापस से एक्साइज ड्यूटी लग रही है। एक ही चीज पे टैक्स लग चुका है और वापस से टैक्स लग रहा है, उसे बोला जाता है डबल टैक्सेशन। दूसरी बात, सर जी ये जो ₹100 है, ये ₹100 किसका अमाउंट है, तो ₹100 तो हमारे एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है। एक्साइज ड्यूटी पे वापस से ड्यूटी, मतलब सर टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, उसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और ये जो वैल्यू एडिशन है ₹400, बस कायदे से इस 400 के ऊपर ही टैक्स लगना चाहिए, बाकी सब तो सर या तो डबल टैक्सेशन का शिकार हो रहे हैं या टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। तो सर जी ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, और सिर्फ ये सही हो रहा है, डेट इज कायदा। तो ये प्रॉब्लम थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करा गया, तो भाई राजा एक कॉन्सेप्ट लाया गया, क्रेडिट कॉन्सेप्ट। अब ये क्रेडिट कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आया था सेनवेट क्रेडिट। ठीक है, सेनवेट का फुल फॉर्म मालूम है आपको, सेनवेट इज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इसका मतलब ये एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अब इसका क्रेडिट कॉन्सेप्ट देखो कैसे आया। लॉ मेकर बोलता था ठीक है भाई आपको इससे प्रॉब्लम है ना कि ये 1000 के ऊपर वापस से टैक्स लगा, एक काम करो आप ये ₹100 का सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लो। अवेल कर लो मतलब आप ऐसा समझो कि ये सेनवेट क्रेडिट आपके पास पड़ा है, इसको आप यूज कर सकते हो। हमने बोला ठीक है ये ₹100 हम अवेल कर देते हैं। अब जैसे ही हमने ₹100 अवेल करे तो अब ये ₹100 कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो सर जी ये ₹1100 में से आप कितना माइनस कर दोगे, ₹100 माइनस कर दोगे, तो बचा कितना, ₹1000 बचा। अब जो आप वैल्यू एडिशन करोगे वो 1000 पे करोगे। ठीक है सर इससे क्या फायदा हो गया, इससे भाई एक सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि वो टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, क्योंकि पहले तो 1100 के ऊपर आपने टैक्स लगाया, तो अब तो आपने 1100 में से 100 माइनस कर दिया क्योंकि सेनवेट क्रेडिट अवेल 1000। अब 1000 पे आपने वैल्यू एडिशन करा ₹400, अब कितना हुआ 1400, इसके ऊपर अब एक्साइज ड्यूटी लगाओ 1540। सर जी डबल टैक्सेशन हो रहा है, 1000 पे तो पहले से ही टैक्स लगा हुआ है, 1000 पे वापस से टैक्स लग गया। अरे रुको तो सही, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो भाई। सरकार बोलती है ₹140 में से आप ₹100 सेनवेट क्रेडिट को यूटिलाइज कर दो, वो तो आपने अवेल करा था, अब आज इसको यूटिलाइज कर दो, नेट में कितना पेमेंट दो, ₹40 पेमेंट दो। ये कॉन्सेप्ट था सेनवेट क्रेडिट का। सर ये तो बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया। सेनवेट के बाद मॉडवेट आया था, क्योंकि सर हमारे देश में वो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो सर्विस टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो पहले तो सर्विस टैक्स ऐसा कहा जाता था कि इन प्रोडक्ट्स पे सर्विस टैक्स लगेगा, बाद में ऐसा बोला गया कि इनको छोड़ के जो भी सर्विसेज है उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। तो फिर सेनवेट के बाद मॉडवेट आया जिसने सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट दिया, मतलब एक्साइज ड्यूटी का तो क्रेडिट मिल ही रहा था, सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिल रहा था। सर जी प्रॉब्लम क्या है, बढ़िया तो चल रहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है, बट अब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। देखो हमारे देश में सेंटर के अलग टैक्सेस थे, स्टेट के अलग टैक्सेस थे। सेंटर के टैक्सेस क्वांटिटी में तो कम थे, बट सेंटर पैसे ज्यादा कमा लेती थी। स्टेट और लोकल अथॉरिटी के टैक्सेस क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा थे, पर सर वो नाम मात्र के टैक्स है,
वो कलेक्ट ही नहीं करते थे, वो चार्ज ही नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहला हमारा सेंटर का टैक्स था एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का टैक्स था वैट। अब समझना पूरा ट्रांजैक्शन। सर जी वापस से वही एग्जांपल, 1000 रुपए का हमने गुड्स बनाया, 10% एक्साइज ड्यूटी 100 रुपए, टोटल हो गया 1100 रुपए। अब हम सेंट्रल क्रेडिट सैनवेट क्रेडिट अवेल करेंगे, तो हमने सीसी अवेल करा 100 रुपए का। अब एक बात बताओ, हम जब विद इन द स्टेट इसको बेच रहे हैं तो हम इसके ऊपर वैट लगाएंगे, और लॉजिकल है ना, हम विद इन द स्टेट इसको बेचेंगे तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वैट लगाएंगे। हमने इसके ऊपर वैट लगाया 10%, लगा दिया वैट। अब वैट का क्रेडिट पे हमने अवेल करा 110 रुपए। अब हमने वैल्यू एडिशन करा 290 रुपए, टोटल हो गया 1500 रुपए। अब समझो एक्साइज ड्यूटी वापस से 10%, 150 रुपए, 1650, और फिर वापस से वैट लगाया 165, 1815। अब सर जी मुद्दा समझना आप ध्यान से, भाई मेरा एक्साइज ड्यूटी कितना है, 150 रुपए। अब मुझे जो एक्साइज ड्यूटी पे करनी है ना, उसके लिए मैं सिर्फ एक्साइज ड्यूटी का ही क्रेडिट ले सकता हूं। आई बात समझ में? तो भाई मुझे कितनी एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, 150। अब मेरे पास एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट कितना पड़ा है, 100। तो 150 में से कितना माइनस कर दूं, 100, बचा कितना, 50 रुपए। अब वैट के ऊपर आ जाओ, भाई हमको वैट कितना पे करना है, 165। इस वैट में आप कितना यूज कर लोगे, 110। तो 165 में से 110 आपने यूज कर दिया, कितना बचा, 55। इसका मतलब है सर ये एक्साइज और वैट का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। कोई क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वो सेंटर का टैक्स है, वो स्टेट का टैक्स है। तो सेंटर और स्टेट के टैक्स में क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है सेंटर के एक्साइज और सर्विस टैक्स हैं, स्टेट का एक वैट है। अब ये जो सीएसटी है ना, ये है तो सेंटर का, बट ये बटता स्टेट को है। मतलब इसमें कलेक्शन ऑथोरिटी सेंटर की है, पर ये डिस्ट्रीब्यूट किसको होगा, स्टेट को। तो भाई सेंटर और स्टेट इन दोनों का आपस में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था, तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। अब समझो, सपोज करो भाई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, 10,000 रुपए फीस चार्ज कर रहा है, सर्विस टैक्स लगा रहा है, 1,000 रुपए का सर्विस टैक्स, 11,000 रुपए। अब एक बात बताओ, इस कोचिंग को बहुत सारी चीजें खरीदनी रहती होगी, लाइट खरीदना है, माइक खरीदना है, टैबलेट खरीदना है, फिर उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम खरीदना है, सॉफ्टवेयर वाले को पे करना है। अब ये जो कोचिंग वाला सर्विसेज का पे कर रहा है, उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स दे रहा है उसका तो क्रेडिट ले लेगा। बट सर जी कोचिंग वाला जो गुड्स बाय कर रहा है, अब कोचिंग वाला डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से थोड़ी बाय करेगा। मैन्युफैक्चरर बोलेगा भाई हम आपको एक कैमरा थोड़ी देंगे, लो 100 कैमरा चाहिए, लो लो भाई 100-200 कैमरा। तो कोचिंग वाला ट्रेडर से बाय करेगा, होलसेलर रिटेलर से बाय करेगा। अच्छा वो होलसेलर रिटेलर वैट चार्ज करेगा, क्योंकि कोचिंग वाला कोई अपने ही लोकल एरिया से बाय करेगा। सर जी अब तो दिक्कत हो गई, ये अपने बच्चों से सर्विस टैक्स ले रहा है और ये पे क्या करके आ रहा है, वैट पे करके आ रहा है। तो ये जितना भी वैट पे करके आ रहा है उसका तो नुकसान हो रहा है, और वैट का कोई रिफंड विफंड आपको नहीं मिलेगा, तो गड़बड़ हो गई। तो सर्विस टैक्स वैट आपस में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाके इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद हमने सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन हमने निकाला जीएसटी का। अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या क्या थी, तो सर जी ये थी हमारी प्रॉब्लम, व्हाट वाज द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। अच्छा ये क्वेश्चन अभी May 25 में आया है कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या थी वैट में। तो देखते भाई, ये देखो मैं आपको बताऊं, देखो हमारी बिल्कुल क्वेश्चन बैंक में हमने May 25 के क्वेश्चंस भी डाल दिए। लिस्ट द डेफिशिएंसीज इन द वैल्यू एडेड टैक्स विच लेड टू इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी। सर इसका आंसर अभी सजेस्टेड आंसर आया नहीं है, तो इसलिए हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करा है। बट सर जी ये रहा इसका आंसर कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम थी वैट के अंदर। तो देखो भाई क्या क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि सर सैनवेट
डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सर जी एक्साइज ड्यूटी लग रही है और उसके बाद वैट लग रहा है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल 1000 एक्साइज ड्यूटी 125 टैक्सेबल वैल्यू, और वैट जो आप लगा रहे हो वो गलत लगा रहे हो, क्योंकि वैट 1125 पे लग रहा है, इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है, 1000 रुपीज भी शामिल है, डबल टैक्सेशन भी हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है। अब आ गई टोटल इनवॉइस वैल्यू, डन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो सैनवेट है डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एक बार प्रोडक्शन हो गया उसके बाद वैट लग रहा है, और वैट और एक्साइज का क्रेडिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अननेसेसरी ये जो एक्साइज ड्यूटी का लोड है वो गुड्स पे रह रहा है। दूसरी बात, कहीं कहीं पे डबल टैक्सेशन हो रहा था। डबल टैक्सेशन का मतलब यहां पे ये है कि सेम कमोडिटी के ऊपर सर्विस टैक्स भी लग रहा था और सेम कमोडिटी के ऊपर वैट भी लग रहा था। अरे जैसे रेस्टोरेंट वाला है तो रेस्टोरेंट वाले को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि अगर हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैट चार्ज करो, अगर रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस टैक्स चार्ज करो। तो रेस्टोरेंट वाला पता है क्या कर रहा है, वैट भी चार्ज कर रहा है, सर्विस टैक्स भी चार्ज कर रहा है, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही लेना है। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में भी, यही प्रॉब्लम कि सर सॉफ्टवेयर सर्विसेज है कि गुड्स है, तो सॉफ्टवेयर वाले गुड्स भी मान रहे हैं, वैट चार्ज कर रहे हैं, सर्विस भी मान रहे हैं, सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है। फिर सर सैनवेट एंड स्टेट लेवल वैट सेट ऑफ वन इज नॉट पॉसिबल अगेंस्ट अदर, क्योंकि भाई सैनवेट सेंट्रल लेवी है, स्टेट लेवी है। फिर बहुत सारे टैक्सेस से लग्जरी एंटरटेनमेंट टैक्स जिसको वैट में ही सबसम्यूम नहीं करा गया था। अच्छा ये तो प्रॉब्लम आज भी है। अब जैसे आईपीएल की टिकट है तो भाई आईपीएल की टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, और जीएसटी जो लगता है ना वो एंटरटेनमेंट टैक्स के बाद लगता है। मतलब सर आज भी कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, क्योंकि ये साला एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये लोकल अथॉरिटीज की मनमानी है, तो आने दो भाई पैसा। तो लग्जरी एंटरटेनमेंट टैक्स इनको वैट में सबसम्यूम नहीं करा गया, आज भी कहीं कहीं पे ये सबसम्यूम नहीं है। सर वैट वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विद सर्विसेज, जैसे मैंने आपको वो कोचिंग वाला एग्जाम्पल बताया। फिर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये समझना ये क्या है। भाई यहां पे ए है और यहां पे बी है और यहां पे सी है, ठीक है। ए रहने वाला है महाराष्ट्र का, ये एमपी का और ये भी एमपी का। 1000 रुपीज का गुड्स खरीदा, सपोज करो सीएसटी का रेट है 2%, तो ये 1000 का अब 2% सीएसटी का रेट है, तो भाई 2% हो गया कितना, 20 रुपए, 1020। भाई ये एमपी वाले ने 1020 किसको दे दिए, महाराष्ट्र वाले को। अब सीएसटी जो है ना ये जनरली सेंट्रल सेल्स टैक्स है। सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब इसको कलेक्ट तो सेंट्रल करता है बट ये बटता है स्टेट में। कलेक्ट कौन करता है, सेंटर, पर बटता किसको है, स्टेट में। अब सर जी ये जो 20 रुपए है ना ये ओरिजिन वाली स्टेट को बटेगा, मतलब जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुए हैं उस स्टेट को बटेगा। तो ये 20 रुपए चले जाएंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब ये आगे बेचेगा एमपी वाला। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एमपी वाला आगे बेचेगा तो क्या 20 रुपए का क्रेडिट इसको मिलेगा। अगर 20 रुपए का क्रेडिट इसको मिलेगा तो फिर ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बने, पर अगर 20 रुपए का क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा तो ये कॉस्ट का पार्ट बनाएगा। तो एमपी वाले ने अपनी गवर्नमेंट से पूछा कि डियर एमपी गवर्नमेंट, मैं 1020 रुपए दे के आया हूं मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने 20 रुपए हमको दिए। एमपी गवर्नमेंट बोल रहा है हमारे पास तो कोई 20 रुपए नहीं आए। तो एमपी गवर्नमेंट पूछ रही है कि भाई बी तुमने किसको पैसे दिए, बोले ए को। बोले ए कहां का है, बोले महाराष्ट्र का।
अच्छा, तो एमपी गवर्नमेंट बोल रही है तुमने बताया किसको पैसे दिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और हम कौन है, एमपी गवर्नमेंट। बी बोल रहा है यार गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये एमपी गवर्नमेंट है, तो हम आपको 20 रुपए का क्रेडिट नहीं देंगे। सर जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट 20 रुपए इसको ट्रांसफर कर दे, काय को ट्रांसफर करे, वो महाराष्ट्र का पैसा है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, और सर जी ये 20 रुपए का क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगी 1020, और ये 20 रुपए गए। इसको एक इतना बढ़िया नाम दिया गया, इसको बोला गया नॉन वेटेबल, कि सीएसटी वॉज नॉन वेटेबल। सर इसको जीएसटी में कैसे सॉल्व करा गया, बहुत बढ़िया। तो जीएसटी में क्या करा गया ना, जैसे महाराष्ट्र और एमपी का ट्रांजैक्शन है ना, तो इन्होंने आईजीएसटी लगाया। अब ये आईजीएसटी का पैसा भी सेंटर के पास ही जाता है, पर ये उस स्टेट को बढ़ जाता है जो डेस्टिनेशन स्टेट है, दैट इज एमपी वाली स्टेट को बढ़ जाएगा। तो अब एमपी वाले के पास पैसा आ गया, तो अब एमपी वाले क्रेडिट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आया समझ में? तो सर जीएसटी में भी सेंटर और स्टेट का क्रेडिट नहीं मिलता है क्या? आज भी नहीं मिलता है। जैसे आगे जाके मैं आपको सेट ऑफ सिखाऊंगा, तो ये देखो सेट ऑफ ऐसे होता है, CIS। जैसे ये मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है और ये मेरा आईटीसी। बहुत सिंपल, सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी को पेमेंट करो, फिर आईजीएसटी से सीजीएसटी का पेमेंट करो और एसजीएसटी का पेमेंट करो, ठीक है। अब जैसे ही आईजीएसटी खत्म हो जाएगा, फिर आप यूज करोगे सीजीएसटी को। अच्छा, सीजीएसटी पहले यूज होगा सीजीएसटी के लिए, और अगर सीजीएसटी बच जाएगा तो यूज होगा आईजीएसटी के लिए। आखिरी में राजा एसजीएसटी को यूज करो एसजीएसटी के लिए, अगर एसजीएसटी बच जाएगा तो यूज करो आईजीएसटी के लिए। सर जी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में यूटिलाइज आज भी नहीं हो सकते, ठीक है। बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और ये वाले सॉल्यूशन क्या करा गया, तो इन्होंने ऐसा सॉल्यूशन करा गया, अगर दो अलग अलग स्टेट है तो हम एक टैक्स चार्ज करेंगे जिसका नाम है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सीएसटी वॉज नॉन वेटेबल, और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया। तो वाई जीएसटी का मतलब ही ये क्वेश्चन है, लिस्ट द डेफिशिएंसीज इन वैट विच लेड टू इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी। तो क्या क्या डेफिशिएंसीज थी, तो सर सबसे पहले डेफिशिएंसीज लोकल लेवीज स्टेट वैट में इंक्लूड नहीं थी, जैसे लग्जरी एंटरटेनमेंट टैक्स। फिर कास्केडिंग ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी एंड इंक्लूजन ऑफ सैनवेट इन वैल्यू आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, नो सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स एंड डबल टैक्सेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एज गुड्स एंड सर्विसेज। और इन सब प्रॉब्लम के बाद हमारे देश में आया था क्या, हमारे देश में आया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सर जी अब जीएसटी, तो सबसे पहले जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवाइड ऑन सप्लाई। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जैसे होता है ना चार्जिंग सेक्शन, तो हमारे जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है 9 सबसेक्शन 1, और 9 सबसेक्शन 1 में जो हमारा टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है राजा, सप्लाई। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये सप्लाई क्या होता है। और इससे पहले आप जीएसटी में ये एग्जाम्पल देखो तो आपको पूरी चेन समझ में आएगी। सर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, 1 लाख रुपए कॉस्ट चार्ज कर रहा है, जीएसटी एट द रेट 18%, ये कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अब इसके पास कोई क्रेडिट नहीं होगा, तो आईटीसी इज निल। ये गवर्नमेंट को पे कर देगा कितना, 18,000 रुपए। इसने वैल्यू एडिशन करा 1 लाख, 18% गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब सर जी मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बेचा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को 1,18,000 रुपए दे चुका है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर इस 18,000 का क्रेडिट लेगा? तो भाई जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो इस 18,000 का क्रेडिट लेगा, और जैसे ही क्रेडिट लेगा तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, इसकी कॉस्ट बनेगी 1 लाख। ये प्रॉफिट जोड़ेगा, प्रॉफिट इसने जोड़ दिया 1,11,200, इस पे 18% का जीएसटी लगाया। अब ये जो 18,000 है ना, ये क्रेडिट
ले लेगा, माइनस करेगा, मतलब 20,016 में से 18,000 माइनस करे तो जीएसटी कितना आ गया, 2016। ठीक है, और वैल्यू एडिशन। अच्छा, एक डाउट आता है, डाउट भी बहुत बेसिक है। सर जी एक बात बताओ, ये 1,11,200 पे डायरेक्टली क्यों नहीं जीएसटी चार्ज हो जाता है? मतलब ये पहले 18% चार्ज करो फिर माइनस करो। देखो भाई, अगर डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा ना, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि आपको, मतलब कोई समझदार बायर होगा तो वो ये पहचान लेगा कि आप कितना कमा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी लग रहा है। अब अगर मैं डायरेक्टली जीएसटी लगा दूं 2016, तो उल्टा गणित कर देंगे, 2016 डिवाइड बाई 18%। आ रही है आपको बात समझ में? तो फिर गलत हो जाएगा। एक और चीज, अमेरिका में भी जीएसटी है, पर अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में कैसा है ना, इधर कोई जीएसटी नहीं, इधर कोई जीएसटी नहीं, अल्टीमेटली जो लास्ट ट्रांजैक्शन होता है ना, बस उसके ऊपर ही जीएसटी लगता है। ठीक है सर, आपको अमेरिका का भी मालूम है? हाँ बेटा, मेरे को जहान जहान का मालूम है कि कहाँ पे कैसा क्या जीएसटी रहता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका का सिस्टम काफी अच्छा है, कभी आप गूगल या यूट्यूब पे रिसर्च करना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। सर जी ये समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करा, सेल प्राइस, जीएसटी, और जो पहले टैक्स देके आए वो माइनस कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा, भाई कॉस्ट कितनी मानेगा, 1,11,200, क्योंकि जीएसटी का तो क्रेडिट ले लेगा, तो 1,11,200 प्रॉफिट जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस आ गई, 18% जीएसटी चार्ज करा। अब ये आउटपुट टैक्स आ गया, इसमें से आईटीसी माइनस कर दो। अब जैसे ही आईटीसी माइनस करोगे, गवर्नमेंट को कितना पे कर दिया। ठीक है, बस हो गया। अब आगे सर रिटेलर कंज्यूमर कुछ भी नहीं, रिटेलर और कंज्यूमर के केस में क्या रहेगा सर जी, कॉस्ट कितनी है 135,840 प्लस जीएसटी, कंज्यूमर को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, और फाइनली टैक्स बॉर्न बाय कंज्यूमर इज दैट इज द टैक्स पेड टू गवर्नमेंट एट द इंटरिम स्टेज। तो बताए 18,000, 2016, 4435, टोटल आ गया 24,451, मतलब यही तो हमने कंज्यूमर से लिया है। तो सर अब ये जो चार्ट है इससे क्या समझ में आता है? इस चार्ट से समझ में आता है कि जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, जितनी वैल्यू ऐड करोगे उसके ऊपर ही टैक्स देना है। इनिशियली तो आपको पूरे के ऊपर टैक्स देना है, बट जो आप पहले से टैक्स देके आए हो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा सर कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट आप आगे से जीएसटी लाके दो, तो जो आपने जीएसटी पे करा उसका आईटीसी ले लो। ठीक है, फिर बर्डन इज बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, सर जो भी जीएसटी इंटरिम स्टेज पे लग रहा है उसका बर्डन अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर बॉर्न कर रहा है। और नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम दूर हो गई। आगे बढ़ते, आगे सर जी नीड फॉर जीएसटी भी हो गया। अब हमारे देश में ड्यूल जीएसटी आया। भाई इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रांस और वहां पे ड्यूल जीएसटी नहीं लाया गया, इंग्लैंड में भी नहीं लाया गया, क्योंकि वहां पे सर स्टेट वाइज रूलिंग चलती नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे इतनी सारी स्टेट्स हैं और सब स्टेट्स का समान अधिकार भी है, इसलिए इंडिया में सिंगल जीएसटी नहीं लाया गया, ड्यूल जीएसटी लाया गया। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ट्रांजैक्शन पे दोनों लगेंगे ड्यू टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा। और जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब अल्टीमेटली जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होंगे उस सरकार को टैक्स का पैसा जाएगा। और हमारे देश में टोटल 5 एक्ट लाए गए। कौन कौन से 5 एक्ट? एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। अब सुनो ध्यान से, ये तो एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक है, पर एसजीएसटी टोटल 31 है, 31 एसजीएसटी है। हाँ, तो अब ध्यान से समझना कि ये क्या चीज है, इधर ध्यान दो। देखो दो चीजें होती है, एक होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर,
और एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आप पढ़ोगे। अब अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, तो आप उस ट्रांजैक्शन पे लगाओगे CGST प्लस SGST। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में, तो फिर आप उस ट्रांजैक्शन पे लगाओगे IGST। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम यूनियन टेरिटरी में, तो फिर आप उस ट्रांजैक्शन पे लगाओगे CGST प्लस UTGST। अब सर जी, हमारे देश में क्या है ना, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब यूनियन टेरिटरी को संभालना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, पर कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज काफी बड़ी है और उनके पास अपना विधानसभा है, विधान परिषद है, पुलिस डिपार्टमेंट है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए लो दिल्ली, तो दिल्ली तो बहुत बड़ा यूनियन टेरिटरी है। अब अगर वो भी सेंटर संभालेगा, तो पहली बात तो सेंटर संभाल नहीं पाएगा अच्छे से, और फिर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब क्या करेंगे? ठीक है, तो सर जी कुछ तो करना पड़ेगा। तो पता है इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला यार एक काम करो, यूनियन टेरिटरी को बांट दो। एक तो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर करो और एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। और ये जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है ना, इसको डीम्ड स्टेट का दर्जा दो। मतलब सोशल साइंस के हिसाब से तो ये यूनियन टेरिटरी है, बट GST के हिसाब से इसको डीम्ड स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और डीम्ड स्टेट का दर्जा दिया जाएगा तो इसके ऊपर हम पता है क्या लगाएंगे? CGST और SGST। तो सर जी ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। सर जम्मू एंड कश्मीर का नाम मत लो, हम आतंकियों की 12 बजे, अरे बस बाद में बजाएंगे बेटा। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। अब विदाउट लेजिस्लेचर, तो ये रही हमारी यूनियन टेरिटरी। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा CGST प्लस UTGST। अब ये कौन कौन सी है? तो ये तो है भाई हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये तो चोकोबार लगती है, चोकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। अब ये क्या है ना राजा, ये दो मर्ज हो गए, दोनों मैप में पास पास में थे। तो सपोज करो ये इंडिया के मैप में दोनों पास पास में थे, दोनों को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, तो दोनों को मर्ज कर दिया। तो मर्ज करके अब क्या आ गया? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। उसके बाद दिलादुगढ़ चंडीगढ़ में, दिलादुगढ़ चंडीगढ़ में, दिलादुगढ़ चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़, लद्दाख, और एक और रह गया हमारा, क्या नाम था उसका, क्या नाम था? हाँ ये भूल जाते ना मोदी जी के, जहां कदम पड़े वो भूल कैसे गया मैं? लक्षद्वीप। तो ये जो 5 है ना, इधर आपको लगाना है CGST और UTGST। सर एक बात बताओ, अगर चंडीगढ़ और लद्दाख में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बेटा लॉस और पॉस डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, तो IGST। अगर लॉस और पॉस सेम स्टेट में तो CGST SGST। लॉस और पॉस सेम यूनियन टेरिटरी में तो CGST और UTGST। बाकी हर जगह आप IGST लगाओगे। बोलो माता रानी की जय। ठीक है, आगे आ जाओ। ये भी हो गया सर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। तो हमारा जो GST है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ऐसे हमारे टैक्स पास हुए
तो टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इंटरस्टेट, इनफैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको भी इंटरस्टेट माना जाता है। ठीक है, आगे प्लेस ऑफ सप्लाई में और डिटेल में चर्चाएं करेंगे। ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ पे गुड्स का एक सिस्टम होता है HSN सिस्टम, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे अलग अलग गुड्स को कोड दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, HSN कोड फॉर क्लॉथ्स, ठीक है, ये देखो कपड़े ना कपड़े, तो ये देखो कपड़े पे ये HSN कोड है 61091000। अब ये 6109 इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टी शर्ट, सिंगलेट्स एंड अदर वेस्ट नीटेड और क्रोशेट। अब ये HSN कोड है। अब जब भी आपको GST नंबर लेना रहता है तो आपको HSN कोड बताना पड़ता है कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और जो सर्विसेज है उसके लिए जो सिस्टम है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। ये MCQ पॉइंट में कभी पूछ लिया तो ध्यान रखना। अब सबके अंदर सर अलग अलग सर्विस कोड होते हैं, सेक्शन होता है, हेडिंग होता है, ग्रुप होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या क्रेडिट को यूटिलाइज करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है ना, समझना ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पे ए है जो महाराष्ट्र में, ए ने बी को माल बेचा, बी MP में, बी ने सी को माल बेचा, सी भी MP में, और सी ने डी को माल बेचा और डी महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसी पूरी चेन अपन अभी चलाते। भाई 10,000 रुपए का इसने बेचा, इसने GST चार्ज करा। अब क्या चार्ज करेगा, महाराष्ट्र और MP है तो IGST चार्ज करेगा। अज्यूमिंग 9% का रेट है तो 18% IGST, टोटल हो गया 1800 रुपए, 11,800। ठीक है, अब ए हमारा गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, तो ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पेमेंट कर देगा, 1800 रुपए पेमेंट कर देगा, अज्यूमिंग ए के पास कोई ITC नहीं है। अब ये जो बी है, बी भाई बी सी को बेचेगा। अब सपोज करो 20% प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। ठीक है, अब सर जी बी के लिए कॉस्ट कितनी भाई, 10,000, बी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा 2,000, तो 10,000 और 2,000 जोड़ा कितना हो गया, 12,000। अब बी क्या चार्ज करेगा, तो भाई MP है तो बी चार्ज करेगा CGST और SGST, तो 9% चार्ज करेगा। अब 12,000 का 9% कितना हो गया भाई, 1080 CGST, 1080 SGST। टोटल अगर मैं बिल बनाऊं तो 12,000, 1080 14,160 रुपए। ठीक है, अब जब बी गवर्नमेंट को पे करेगा तो कैसे पे करेगा, तो बी को तो एक पे करना है CGST 1080 और एक पे करना है SGST 1080। अब सर जी बी के पास IGST का क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्या वो IGST का क्रेडिट यूज कर सकते हैं क्या सी और एस के लिए, हाँ जी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो एक काम करो, बी के पास 1800 का क्रेडिट पड़ा है, 1800 में से बी 1080 यहां यूज कर लेता है और 720 रुपए यहां यूज कर लेता है, तो अल्टीमेटली SGST के पास कितने आ गए, 360 आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अच्छा ये कौन सा SGST राजा, ये MP SGST। ठीक है, अब सी और डी के बीच ट्रांजैक्शन। अब भाई सी को कॉस्ट कितनी पड़ी, तो सी को कॉस्ट पड़ी 12,000 रुपए, लॉजिकल है। अब सी भी 20% प्रॉफिट जोड़ेगा, तो 12,000 का 20% हो गया 2,400 रुपए, टोटल हो गया कितना, 14,400। अब CGST SGST लगाओ। अब एक बात बताओ, 14,400 के ऊपर क्या लगेगा, सर MP और महाराष्ट्र है तो भाई साहब यहाँ पे लगेगा IGST, तो 14,400 का 18% 2592, तो टोटल जो बिल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 16,992 का। अब ध्यान से समझना भाई, जब ये पेमेंट करेगा तो इसको IGST पे करना है, कितना, 2592। सर इसके पास भी तो क्रेडिट पड़ा होगा, हाँ सी के पास काय का क्रेडिट पड़ा होगा, तो सी के पास एक पड़ा होगा CGST का क्रेडिट और SGST का क्रेडिट। क्या ये IGST को पे करने के लिए CGST SGST यूज कर सकता है, 100% यूज कर सकता है।
तो पहले ये CGST यूज करेगा 1080, तो 2592 में से 1080 माइनस करा तो आया 1512। अब भाई ये SGST यूज करेगा 1080, तो इसने अब SGST भी यूज कर लिया, तो बचा कितना 432। अब ध्यान से समझना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू चार्ट बना रहा हूं कि कौन सी गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना देता हूं, एक स्टेट गवर्नमेंट बना देता हूं MP का, और एक स्टेट गवर्नमेंट बना देता हूं महाराष्ट्र का। देखते भाई किसको कितना पैसा मिलेगा। तो जो पहला ट्रांजैक्शन है उसमें पूरा पैसा किसको मिला है सर, 1800 रुपए मिला है IGST का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि IGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सर जो दूसरा ट्रांजैक्शन है ना, इस दूसरे ट्रांजैक्शन में पैसा तो मिला है MP SGST को 360 रुपए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन, और सेकेंड ट्रांजैक्शन में MP वाले को कितना मिला 360 रुपए। अब ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है सर, उस थर्ड ट्रांजैक्शन में किसको मिला, तो राजा मेरे IGST में से ही सब माइनस करा, तो ये अल्टीमेटली IGST पे करना पड़ेगा, तो ये 432 मिलेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बिल्कुल ध्यान से समझना यार, एक बात बताओ, यहां पे आपने CGST को पे करने के लिए IGST यूज करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपने यहां पे SGST को पे करने के लिए, SGST को पे करने के लिए आपने क्या यूज करा, IGST यूज करा। तो भाई SGST वाले तो नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार हमारा तो नुकसान हो गया, ये साला 720 के चक्कर में हमारा तो नुकसान हो गया ना। तो ये 720 रुपए कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने चाहिए। तो पता है अब क्या होगा, 720 रुपए ट्रांसफर होंगे, किसको ट्रांसफर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा 720 रुपए किसको, स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई MP SGST बोलेगा हमको 1080 मिलने वाले थे, और कमबखत 720 रुपए IGST के यूज हुए, तो ये 720 रुपए का नुकसान हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 720 रुपए हमको दे दो। ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इधर आ जाओ, एक बात बताओ, IGST को पे करना था 2592, IGST पे करने के लिए आपने SGST यूज करा। अब स्टेट गवर्नमेंट भाग रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इधर आ बेटा, हमें पे करने के लिए तुझे यूज करा गया, हमारा तो नुकसान हो गया ना। कितने का, 1080 का, तो ला हमारे पैसे वापस ला। तो भाई ये 1080 वापस कर देगा, और ये 1080 किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर इसका तो कोई रोल ही नहीं है, हाँ इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा अल्टीमेटली जब आप पैसे गिनोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने पैसे कमाए, 1800 प्लस 432 माइनस 720 प्लस 1080 2592, और इधर आएगा हमारा निल, क्योंकि 360 और 720 1080 में से 1080 गया, 0 बचा। तो सर जी अल्टीमेटली कोई सा भी ट्रांजैक्शन आप करोगे ना, तो आपका यही आएगा, जो आखिरी ट्रांजैक्शन रहता है ना, तो जो आखिरी ट्रांजैक्शन रहता है ना, वही इनकम होती है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये मैंने आपको रेवेन्यू चार्ट बता दिया कि गवर्नमेंट आपस में कैसे क्या रेवेन्यू खेलेगी। तो सर क्रक्स क्या है, क्रक्स सिंपल सा ये है कि अगर आप IGST को पे करने के लिए CGST यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, CGST को पे करने के लिए IGST यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, SGST को पे करने के लिए SGST यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप IGST को पे करने के लिए SGST यूज कर रहे हो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम नॉट ऑन द क्लाइंट एंड, प्रॉब्लम ऑन द गवर्नमेंट एंड। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने के लिए आपने स्टेट गवर्नमेंट को यूज करा, तो स्टेट गवर्नमेंट विल ट्रांसफर अमाउंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उल्टा कर लेते हैं,
एस जीएसटी को पे करने के लिए आपने आईजीएसटी यूज करा, प्रॉब्लम, यस सर प्रॉब्लम। नाउ हु विल पे, तो नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर द अमाउंट टू स्टेट गवर्नमेंट। सर सीजीएसटी को पे करने के लिए एसजीएसटी, अरे ओ यूज ही नहीं कर सकते, सी और एस का सेट ऑफ आपस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आज तक आईसीआई ने पूछा नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है ये रेवेन्यू चार्ट का, मतलब अगर आईसीआई पूछे तो शायद ही इसी से बनेगा, और ये आपको आईसीएआई ने बहुत अच्छे से बताया है। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप किसी भी एग्जाम्पल से कर सकते हो। अब सर जी जीएसटी कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in जो इन्फोसिस ने बनाया है, और जीएसटी वालों ने इन्फोसिस को ही नोटिस भेज दिया था अभी रिसेंटली, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये कौन मैनेज करता है, जीएसटीएन मैनेज करता है। ये सेक्शन 8 कंपनी है जो जिसका नाम है जीएसटीएन। फिर उसके बाद सर ये कंपनसेशन सेस, तो राजा कंपनसेशन सेस 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड हो गया है। महंगी महंगी कार, सिन प्रोडक्ट्स, टबैको, इन सब के ऊपर कंपनसेशन सेस लगता है। अच्छा, कंपनसेशन सेस की एक खास बात है कि फॉर सपोज करो अगर 1000 रुपये का कोई वैल्यू है और इस पे जीएसटी लग रहा है 28%, दैट इज 280। अब जैसे कंपनसेशन सेस से 15%, तो आपके इनकम टैक्स में टैक्स के ऊपर लगता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंपनसेशन सेस वैल्यू के ऊपर लगता है, मतलब 15% 1000 पे लगेगा। सर ये तो बहुत जागती हो रही है, हाँ जागती हो रही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड निर्मला ताई की सरकार, तो भाई निर्मला ताई की सरकार में सब कुछ जायज है, ठीक है। तो ये कंपनसेशन सेस अब इन्होंने और बढ़ा दिया 31 मार्च 26 तक। ये इनिशियली लाया इसलिए गया था कि भाई बहुत सारी स्टेट्स बोल रही थी हमको जीएसटी से नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जिसको भी नुकसान होगा उनको हम कंपनसेट करेंगे और इसके लिए एक टैक्स लगाएंगे, कंपनसेशन सेस। मजे की बात यह है कि 3-4 स्टेट्स के अलावा किसी को नुकसान ही नहीं हुआ था, और कंपनसेशन सेस के 2-3 साल के बाद तो नुकसान होना बंद हो गया था। पर इन्होंने सोचा भाई अगर अपन पैसे ले ही रहे हैं कस्टमर से तो लेना जारी रखो, मतलब जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो अब फुलफिल हो चुका है। पर ये नालायक आज भी कंपनसेशन सेस से पैसे लेते हैं, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सर जीएसटी, तो भाई जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की डेफिनेशन आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इनफैक्ट एक और नया आइटम आया है अनडीनेचर्ड ईएनए, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल स्पिरिट, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। पर मजे की बात यह है कि चार्जिंग सेक्शन 9(1) में तो ये लिख दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट नहीं आया है, तो जल्दी इसके ऊपर भी अभी आपको झगड़े मुद्दे मिलेंगे। फिर सर ये 5 प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इनके ऊपर आज जीएसटी नहीं आता, पर भविष्य में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो इनके ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। टबैको, टबैको के ऊपर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो टबैको के ऊपर दोनों चीजें लगती है, ठीक है। ठीक है, आगे आ जाओ सर। टैक्सेस सबसम्यूम्ड अंडर जीएसटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आखिरकार कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबसम्यूम हुए हैं, पहले तो किस किस को सबसम्यूम करना है। तो सबसे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सबसम्यूम करना है, मतलब डायरेक्ट टैक्स को सबसम्यूम नहीं करेंगे जीएसटी में। दूसरा सर दैट शुड बी द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चेन, मतलब मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, तो ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट होना चाहिए। फिर शुड रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब अगर हम टैक्स सब सम्यूम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं आए। और रेवेन्यू फेयरनेस, सर ऐसा नहीं सब सम्यूम करने के चक्कर में आपने स्टेट का काटा ही मार दिया, स्टेट को रेवेन्यू का नुकसान हो गया, इसलिए यूनियन और स्टेट दोनों को रेवेन्यू भी अच्छे से बंटना चाहिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये न जाने कितनी बार एग्जाम में आया है। अब देखो मैं आपको बताता हूं ना, ये देखो, लिस्ट द टैक्सेस दैट वर सबसम्यूम्ड इन जीएसटी रिजाइन। भाई ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है इनका कि भाई बताओ
कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबसम्यूम हो चुके हैं। लिस्ट द सेंट्रल टैक्सेस विच आर सबसम्यूम अंडर जीएसटी। मतलब याद रखना है क्या, 100% याद रखना है। तो सर सेंट्रल के कौन कौन से टैक्सेस हैं, सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स। अब ये दो तो आपको याद ही रखेंगे। अब एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, आप ऐसे याद रखो ना कि जब आप टॉयलेट करने जा रहे थे तो आप ये दो चीजें ऐसे मन में गुनगुना रहे थे, तो कितना गंदा जोक है भाई, ऐसे याद रखना पड़ता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, फिर सीबीडी, स्पेशल सीबीडी, ये कस्टम्स के रिगार्ड में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। ठीक है, स्टेट तो भाई देखो, अब जैसे सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस है तो स्टेट सरचार्ज एंड सेस। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, पर आज भी जो लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है वो आज भी लगता है। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बस ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ आगे। अब सर जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में सबसे पहले आर्टिकल 265, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 रिश्ते के बारे में बात करता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आर्टिकल 245 बात करता है कि आखिरकार यूनियन और स्टेट के बीच में क्या रिश्ता रहेगा। सिंपल, सबसे पहले ये बोलते हैं पार्लियामेंट लॉ बनाएगा पूरे इंडिया के लिए, होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी के लिए, और जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, जो स्टेट का विधानसभा है, वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाएगा। ठीक है, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। मतलब सर इंडिया के बाहर जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो तो इंडिया है ही, उसके बाद जो 188 नॉटिकल माइल्स है, मतलब यहां से बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स जहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है, वहां पे भी लॉ बनाने की पावर है क्या? अगर गलती से वहां पे भी इन्होंने लॉ बनाया तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। फिर आर्टिकल 246, सर आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल की वजह से ही टैक्सेशन आप पढ़ते हो, वो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल पावर को बांटता है, 3 लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, और सेंटर गवर्नमेंट कौन कौन से मुद्दे पे लॉ बनाती है? डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, एडुकेशन हो गया, इन सब मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है अपने स्टेट रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे लिस्ट 2 में स्टेट के पास राइट है। लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है मिलके लॉ बनाने का, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है भाई, जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, क्योंकि सर जी एक तो था इंट्रा स्टेट जहां पे हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, दोनों को पावर देनी है। एक है भला इंटर स्टेट जहां पे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देनी है। अब ये यहां पे तो कहीं पे आ नहीं पाएगा, तो इन्होंने सोचा आप करे तो करे क्या, तो इन्होंने आर्टिकल 246 और 247 के बीच में एक आर्टिकल घुसा दिया, आर्टिकल 246A। और 246A सिंपल बात करता है कि सर जी 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 246A आया, जिसने ये बोला कि इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगेगा और उसकी पावर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी जिसकी पावर इन दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बांटी जाएगी। ठीक है, तो क्यों लाया गया था सर? व्हाई अमेंडमेंट वाज रिक्वायर्ड? तो भाई सबको इंटीग्रेट करना था, एक्साइज, कस्टम, स्टेट, जो अभी आपने ऊपर पढ़े, और एक जीएसटी एक्ट बनाना था। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स को अमेंड करा गया, नए नए आर्टिकल्स लाए। एक आर्टिकल आया 279A, जहां पे प्रेसिडेंट साहब को 60 डेज के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन करना था, और जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ, जहां पे हमारा जो
फाइनेंस मिनिस्टर है उनको चेयरमैन बनाया गया, मतलब आज भी जो निर्मला सीतारमन है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा वो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन्स रहेंगे, ठीक है। फिर ये CAA दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट को लॉस ना हो उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया गया। और ये सर आर्टिकल अमेंड हुए। सबसे पहले 246A क्या बोलता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 246, 254, पार्लियामेंट and the legislature of every state have the power to make laws with respect to goods and service tax imposed by union or by state। मतलब या तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी या तो स्टेट। तो सर क्या बोला गया, मुद्दा बस इतना सा है कि IGST के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, CGST SGST के ऊपर हमारा सेंट्रल और स्टेट मिलके लॉ बनाते हैं। अब ये 5 प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी आज नहीं है, पर भविष्य में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो इन 5 प्रोडक्ट्स पे जीएसटी आ जाएगा। और यही सेम बात सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में भी लिखी हुई है, ठीक है। देखो, पावर टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय सेंटर और स्टेट, सेंटर एज अ एक्सक्लूसिव पावर इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इसलिए सर जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे IGST एक्ट लगता है, वहां पे SGST एक्ट नहीं लगता है। फिर आर्टिकल 269A इंटर स्टेट सप्लाई, ये सर जो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो IGST है वो बटेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इन दी मैनर एज रिकमेंडेड बाय GST काउंसिल, ठीक है। उसके बाद सर जी और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट माना जाएगा। और ये वाली बात हमेशा याद रखना कि सर कलेक्टेड एज IGST यूज फॉर द पेमेंट ऑफ SGST, तो ये वाला पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये इंटर ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट में बताया था। आर्टिकल 270 GST बांटो सेंटर और स्टेट के बीच में, और ये बढ़ता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये याद रखना भाई, कभी MCQ आ जाए कि ये जो IGST बटेगा कैसे बटेगा, या CGST SGST कैसे बटेगा, तो जैसा फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा वैसे ही बटेगा। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 279A GST काउंसिल। सर ये जो GST काउंसिल का गठन हुआ 15 सितंबर 2016 में, इधर कौन कौन मेंबर रहेंगे, तो एक रहेगा हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज द मेंबर, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज द मेंबर। तो एक ये हुआ। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, और कोई भी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन या कोई मिनिस्टर जो नॉमिनेट करा गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको मेंबर्स बनाया जाएगा। ये मेंबर्स आपस में एक वाइस चेयरपर्सन चूज करेंगे। जीएसटी काउंसिल कौन कौन से मुद्दों पे डिसीजन सुनाएगा, सर जीएसटी काउंसिल पता है आपको क्या क्या डिसीजन सुनाएगा, किस गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना है, कौन कौन से गुड्स सबसम्यूम करने हैं, किस गुड्स को एग्जिम्प्ट करना है, जीएसटी का लॉ कैसे बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखेंगे, क्या रेट रखेंगे, फ्लोर रेट क्या रखेंगे, बैंड्स रेट क्या रखेंगे, कम रेट सबसे कम कौन सा रेट होगा, सबसे ज्यादा कौन सा रेट होगा, क्या कोई नोटिफाइड प्रोडक्ट पे स्पेशल रेट रहेगा। फिर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन पे क्या स्पेशल कायदे बनेंगे, और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब सर जी ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेनली बाय द रीजन ऑफ। जीएसटी काउंसिल का कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं माना जाएगा इफ देयर इज एनी वैकेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल। भाई अगर काउंसिल बनाते टाइम कोई वैकेंसी है तो जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन सुना दिया, वैलिड रहेगा। भाई किसी को ढंग से अपॉइंट नहीं करा गया, रिक्विजिट प्रोसीजर से अपॉइंट नहीं करा गया, फिर भी सर वैलिड माना जाएगा। एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज द मेंबर ऑफ काउंसिल और एनी प्रोसीजर इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। अगर कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी है तो भी सर काउंसिल के डिसीजन को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है
आया नहीं है, बट मेरे को अंदर से लगता है बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि जीएसटी एक मैकेनिज्म बनाएगा टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। अब किस किस के बीच में झगड़ा होगा? सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा हो सकता है, दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो सकता है, और एक जगह पे सेंटर और कुछ स्टेट है और एक जगह पे दूसरी स्टेट है। बस ये तीन झगड़े के मुद्दों के बीच में जीएसटी काउंसिल हमारा कुछ मैकेनिज्म बनाएगा। तो झगड़ा गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई, टोटल 1/2 shall constitute the quorum। तो quorum मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग, तो 1/2 मेंबर्स होने चाहिए। फिर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो 3/4 वोटिंग से लिया जाएगा। 3/4 मतलब 75%, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वेटेज दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 वेटेज दिया जाएगा। अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट को 2/3। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बट क्या करें, पूछते नहीं है। सपोज करो कोई मुद्दा है, एडुकेशन पे जीएसटी लगाना है, इन्होंने सोचा भाई स्कूल के ऊपर कॉलेज के ऊपर जीएसटी लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हाँ हाँ जीएसटी लगाना है। टोटल 31 स्टेट है भाई, 28 और 3 अपनी डीम्ड स्टेट। 31 में से 25 ने बोल दिया हाँ हाँ लगाना है, 25 स्टेट्स ने बोला हाँ भाई एडुकेशन पे जीएसटी लगाना है, 6 ने मना करा, बोले एडुकेशन को महंगा नहीं करना। अब ये प्रपोजल जीएसटी काउंसिल में पास होगा या नहीं होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया, मतलब 1 × 1/3, इनका वेटेज 1/3। स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी स्टेट ने हाँ बोला? 25 में। टोटल कितनी है? 31। तो 25 आउट ऑफ 31 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब सर गिनो भाई, 1 × 1/3 कितना हो गया? 33.33%। अच्छा 25/31 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया हमारा 53.76 प्लस 33.33, तो ये टोटल आ गया मेरा 87.09%। क्या ये 75 से ज्यादा है? हाँ जी 75 से ज्यादा है, मतलब ये प्रपोजल पास हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ भाई, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बता दिया आपको, जीएसटी का इवोल्यूशन। फिर नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल इनवैलिड, ये भी बता दिया। कौन कौन से टैक्सेस स्टेट के सबसम्यूम हुए हैं, फिर सेंट्रल के टैक्सेस सबसम्यूम हुए हैं। डिस्कस एनी 2 फंक्शन ऑफ जीएसटीएन, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो सेक्शन 8 में कंपनी बनाई गई है जो जीएसटी पोर्टल को रेगुलेट करेगी। तो रजिस्ट्रेशन, फिर जो भी रिटर्न फाइल करे वो सेंट्रल स्टेट अथॉरिटीज़ को सबमिट करना, फिर जो आईजीएसटी का कंप्यूटेशन है, सेटलमेंट है वो कितना हुआ है, बैंक से टैक्स पेमेंट डिटेल को मैच करना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, आईटीसी को रिक्लेम करने के लिए देखना कि कंडीशंस फुलफिल करी है यानी, टैक्स पेयर का पूरा एनालिसिस बता देना। ठीक है, फिर ये ऑलरेडी हो गया भाई। वेरियस लिस्ट, तो भाई 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये आप बता सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे आप, हाँ ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको ध्यान से समझता भाई। डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। राजा बाटल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बाटल के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और सीएससी और वैट लगता है, ये ध्यान रखना। तो बाटल के ऊपर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट, तभी बाटल का रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना। फिर सर पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, इसके ऊपर राजा, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है, इसके ऊपर जीएसटी भविष्य में लगेगा। आज इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। कौन सी ड्यूटी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट एज एप्लीकेबल। भाई ये टबैको अजीब ही प्रोडक्ट है, टबैको पे जीएसटी भी लगता है और टबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। और ये जो है ना ओपियम, इंडियन हैम, अरे नशा, भांग, चरस, वीड, बोंग, ये सारी चीज़ें, चरस, गांजा, इनके ऊपर भैया जीएसटी भी लगता है प्लस एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। सर टबैको पे कौन सी ड्यूटी लगती है? तो राजा मेरे टबैको पे लगती है हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और ये चरस भांग के ऊपर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी।
ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी तो क्वेश्चन आंसर्स में इतना कुछ खास बात नहीं है। अल्टीमेटली मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर करा दिए, ठीक है। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वो टेलीग्राम चैनल के लिंक को फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आप जीएसटी के साथ अपडेटेड रहोगे। हम बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं, इनफैक्ट एग्जाम डे पे बार बार मैराथन कंडक्ट कराते हैं। अब देखो, मुझे टोटल 3 से 4 साल जीएसटी पढ़ाते पढ़ाते हो गए। ऑफलाइन पहले पढ़ाया करते थे, अब टोटली ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड फेथ रख सकते हो मेरे ऊपर, और फटाफट से बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि हम आपकी मदद हमेशा करते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो में आखिरी में जो कमेंट है वो कमेंट जरूर करके जाना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।